हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंसर विद के में। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको मिलेगा क्लास 9, 10, 11, 12 साइंस साइड के सारे टॉपिक्स का सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको बताया जाएगा कि एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आएँ जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें और एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियोज़ में हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं कि पूरा विद्युत का जितना टॉपिक है कि आवेश से लेकर के और वैद्युत बल आघूर्ण तक जितना भी है उन सब पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स का एक महा एपिसोड बनाने वाले हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न आएंगे उन सभी आंकिक प्रश्न को इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और जितना भी क्वेश्चन यहाँ कराया जाए आप उसको कीजिए। कुछ आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे तो आप उनको घर पे ट्राई कीजिएगा और जो आंसर आएगा उसको कमेंट करके बताएंगे। नहीं लग पाएगा तो भी बताएंगे, तो अगले वीडियोज में हम उन क्वेश्चंस के डाउट को सॉल्व करके भेज देंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़े हैं स्टार्टिंग से इसमें कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत होता है Q बराबर एन ई प्लस माइनस एन ई या Q बराबर एन ई। यह होता है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। अगर आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो तो हम उसका आवेश निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। उसके बाद दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो आकर्षी होता है या प्रतिकर्षी होता है। कूलाम के नियम से हम लोग पढ़े हैं। तो बल का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर कोई माध्यम रहेगा तो एप्सिलॉन 0 की जगह पे एप्सिलॉन रखेंगे। ये आपको बार बार पिछले लेक्चर्स वाले वीडियोस में बताया जा चुका है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर F/Q या F/Q0। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटे R क्यूब। ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटे R क्यूब। निरक्षीय स्थिति में p रहेगा, अक्षीय में 2p रहता है स्टूडेंट। और वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म के आघूर्ण का फार्मूला था टाउ बराबर PE sin थीटा। टाउ बराबर PE sin थीटा। तो स्टूडेंट्स, इतने फार्मूले हैं। अब इन फार्मूलों पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नाम लिख लिख करके एक एक फार्मूला लिख लीजिए। ये फार्मूला आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब इसका डेरिवेशन करेंगे और इसके साथ ही साथ जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला बोल बोल कर लिखेंगे, आपको सब चीजें आसानी से याद हो जाएंगी स्टूडेंट। सब चीजें अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगी। तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आसान से लेकर के कठिन और जीरो लेवल से लेकर के और जो एग्जाम में बार बार पूछे गए या ज्यादा नंबर में पूछे गए प्रश्न हैं उन सब आंकिक प्रश्नों को हम यहाँ चुटकी में सॉल्व करेंगे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन मैं पोल में आपको कम्युनिटी में मैंने दिया था। इसमें आप में से बहुत सारे वोटिंग जो है एकदम गलत गए हैं क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं। जो रटे रहते हैं हम सोचते हैं यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो जो लोग इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे वो सीधे कहेंगे, सीधा आंसर बताएंगे 1.6 × 10⁻⁹ लेकिन ये जो है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके ढंग से सॉल्व करेंगे। इसका आंसर ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, एक कूलाम आवेश है। आवेश को Q से प्रदर्शित करें। Q बराबर एक कूलाम है, एक कूलाम आवेश है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। पहले लेक्चर में आपको बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको n ज्ञात करना है। अब आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत जानते हैं, क्या होता है, Q बराबर NE। Q का मान 1 है, n का मान ज्ञात करना है, E का मान हमको रटा हुआ है। E का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6। आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, ये होता है तो ये इसमें गुणा करेगा, इधर आएगा भाग करेगा। दोस्तों, ये इसमें गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा। देखो, गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा।
और भाग का मतलब होता है बटे, तो ये हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 के घात -19 ये पूरा आएगा और बराबर हो जाएगा n। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ये जीरो बढ़ जाएगा, एक अंक है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पर एक अंक है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा n बराबर 10/16, n बराबर 10/16 और 10 के घात -19 ऊपर जाएगा, 10 के घात +19 हो जाएगा, 10 के घात +19 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अठे 16। अब 8 से 5 में भाग दे दीजिए, तो जब हम 8 से 5 में भाग देंगे, भाग देना हमको आता है, आप लोगों को तो भाग देना आता है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं, लेकिन मैं बाई प्रोसेस आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरह से हम एक सवाल को बेसिक लेवल से लगाना शुरू करेंगे। हम क्वेश्चन को बहुत ही धीमी गति से लगाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करते हुए हम स्पीड पकड़ लेंगे तो हम भी बहुत तेज हो जाएंगे और बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, तुरंत ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा धीमी करनी चाहिए। जल्दबाजी बड़े से बड़े सवाल, छोटे से छोटे सवाल को गलत कर देती है, बड़े से बड़े सवाल में जल्दबाजी, कहीं एक स्टेप में गलत हो गया, पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता है, पूरा का पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए हम जल्दबाजी ना करते हुए आराम से लगाएंगे। तो 8 से 5 में भाग देंगे, ये छोटा है तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 छक 48, अब ये आएगा 4 आएगा, सॉरी ये आएगा 2, तो अब दशमलव लगा, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, हमेशा दशमलव के बाद एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 8 दूनी 16, अब 4 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40 स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 0.625 आएगा, तो n बराबर आएगा 0.625 गुणे 10 के घात 19। अब देखिए इस दशमलव को एक अंक उधर ले जाएंगे क्योंकि आगे जीरो नहीं होना चाहिए, तो जब इसको एक अंक उधर ले जाएंगे तो ये बाईं ओर ले जा रहे हैं कि दाईं ओर ले जा रहे हैं, दाईं ओर ले जा रहे हैं, तो जब दशमलव को दाईं ओर ले जाते हैं तो घात घट जाता है, जब दशमलव को दाहिनी ओर ले जाते हैं तो घात घट जाता है, और बाईं ओर लाते हैं तो घात बढ़ जाता है, तो इसको दाईं ओर ले जा रहे हैं ना, इसको सॉल्व करिए आप लोग, तो n बराबर ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर, ये -19 है, एक अंक उधर गया तो एक घात घट जाएगा, सॉरी ये 19 है, 19 में से एक घटेगा तो कितना आएगा 18। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों? 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, यानी 6.25 गुणे 10 की घात 18। तो ये विकल्प में कई बार पूछा गया है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2010 में एक पूछा गया था, 2010 में पूछा गया था और उसके बाद भी कई एग्जाम में पूछा गया है, तो बोर्ड एग्जाम में, तो ये एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना है, आवेश कहेगा तो आवेश इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, लेकिन एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4.5 गुणे 10 के घात -15 मीटर है, इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन का होता है, और आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोटॉन है तो इसका आवेश Q1 और इलेक्ट्रॉन है इसका आवेश Q2, दोनों बराबर होंगे। बस अंतर क्या है स्टूडेंट्स, अंतर यह है कि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, अंतर यह है कि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो यहाँ पर परिमाण लिख रहे हैं तो दोनों का परिमाण समान है, 1.6 गुणे 10 के घात -19। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के आवेश का मान समान होता है तो हम मान लिख रहे हैं, प्रकृति में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, आप चाहे इस प्रकार से लिखिए चाहे प्लस माइनस करके लिखिए। और कह रहा है दोनों के बीच की दूरी r बराबर कितना है, 4.0 गुणे 10 के घात -15 मीटर है। हमें इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना, हमको F ज्ञात करना है, फोकस को F ज्ञात करना है, वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो वैद्युत बल का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कोई माध्यम नहीं कहा है, तो जहाँ कोई माध्यम नहीं रहेगा वहाँ वायु या निर्वात होता है, तो वहाँ के लिए हम एप्सिलॉन 0 रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। कूलाम के नियम का गणितीय रूप वैद्युत बल का ये फार्मूला होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हमको पता है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9। सारी चीजें आपको बताई गई हैं, याद कर लीजिए सब अच्छे से। और इसका मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9 गुणे
Q1 का मान 1.6 गुणे 10 के घात -19, Q2 का मान भी 1.6 गुणे 10 के घात -19। देखो यहाँ से हम परिमाण ज्ञात करेंगे, परिमाण बटे आर स्क्वायर है, तो आर का मान कितना है 4.0 गुणे 10 के घात -15। तो इसको लिख सकते हैं 4.0 का कोई मतलब नहीं है, गुणे 10 के घात -15, और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, देखो स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आर का मान ये रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अंक अंक को हल करेंगे और घात घात को हल करेंगे। अंक अंक को हल करेंगे, घात घात को हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 के घात माइनस, ये हो जाएगा +9 गुणे 10 के घात -19, -19 कितना होता है 10 के घात +9 -19 -38, और बटे हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग 4 चौक 16, और गुणे 10 के घात -15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 दूना 30, 10 के घात -30 हो जाएगा, 10 के घात -30 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए दशमलव हटा दीजिए तो ये 0 बढ़ जाएगा, दशमलव हटा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, दशमलव हटा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 160। अब इसको काट देंगे, 16 इक्यम 16, 16 दहाइयम 160, 16 इक्यम 16, 16 दहाइयम 160। अब यहाँ पे इसको लिख ले रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यह बराबर हो जाएगा 9 इक्यम 9 और 16 का गुणा 9 में कराओ, 16 9 144, 16 9 144। देखो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, 16 इक्यम 16 9, ये जान लो दशमलव नहीं है, मान लो कि यहाँ पर दशमलव है ही नहीं, 16 इक्यम 16 9, ये हो जाएगा 16 9 144। अब पीछे से एक अंक बाद दशमलव है, तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और ये गुणे हो जाएगा 10 के घात 38 में से 9 घटाओ, चूंकि प्लस माइनस है, देखो स्टूडेंट्स 10 10 ये आधार समान है, घात घात घट जाएगा, 38 में से 9 घटाओ तो आएगा 29, और माइनस वाला अंक बड़ा है तो माइनस लग जाएगा, बटे में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 पर 1 घात है, यहाँ पर 10 पर 30 है, तो +1 है और -30 है तो घट जाएगा, एक घात छिपा होता है, +1 है -30 है, ये 10 कैसे आया, 16 इक्यम 16, 16 दहाइयम 110, तो 10 यहाँ 10 पर 1 घात है, ये 30 है तो घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 के घात 29, और माइनस वाला बड़ा है तो -29, तो यह बराबर हो जाएगा 14.4 गुणे 10 के घात ये 29 और ये 29 कट जाएगा, ये 29 और ये 29 कट जाएगा, डायरेक्ट देख लीजिए 10 के घात 29, 10 के घात 29 कट जाएगा, -29 कट जाएगा तो आएगा 14.4 न्यूटन। या अर्थात जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच कितना बल लगेगा अगर इतनी दूरी पर रहेंगे, तो 14.4 न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इस तरह से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल ये भुजा वाले एक वर्ग के चारों शीर्षों ए बी सी व डी पर एक समान आवेश Q रखा है, बिंदु D पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। बिंदु D माने बिंदु D पर जो आवेश रखा है उस पर हमें लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम एक वर्ग बनाएंगे, हम एक क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक हम वर्ग बनाएंगे। मान लीजिए कि ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, इस वर्ग का नाम है ए बी सी और डी, इसका नाम है ए बी सी और डी, और इसके सभी कोनों पर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, चारों कोनों पर कह रहा है ए बी सी व डी शीर्षों पर एक समान आवेश Q रखा है। यानी इस पर भी Q आवेश रखा है, इस पर भी Q आवेश रखा है, इस पर भी Q आवेश और इस पर भी Q आवेश रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या रखा है, Q आवेश रखा है, यहाँ पर भी Q आवेश रखा है, यहाँ पर भी Q आवेश रखा है, और यहाँ पर भी क्या रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी क्या रखा है, Q आवेश रखा है। तो कह रहा है D पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, और इस वर्ग की भुजा है A, तो अगर ये भुजा ये है तो ये भी ये होगा, ये भी ये, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग का चारों वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं
और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये अगर इस भुजा का मान ये है तो ये भी चारों भुजाओं का मान a रहेगा और प्रत्येक कोण 90 अंश का रहेगा। तो स्टूडेंट्स और ये भी हम जानते हैं कि इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी आएगा, कोई क्वेश्चन यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से है। तो हमें यहाँ क्या करना है, डी पर बल ज्ञात करना है। तो अब आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े हैं कि अगर एक आवेश है उसके चारों ओर बहुत सारे आवेश हैं तो वो सारे के सारे आवेश उस पर बल लगाएंगे, सारे के सारे आवेश इस पर बल लगाएंगे, सारे के सारे आवेश इस पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे और उन बलों का परिणामी हम निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा उस पर लगने वाला कुल बल या नेट फोर्स। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत ही नहीं इसमें। सारे के सारे आवेश क्यों है यानी कि प्लस क्यों है, तो ये प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ए के कारण इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा एफ ये। क्योंकि स्टूडेंट्स ये प्लस है, ये प्लस है, ये उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये प्लस है, ये प्लस है, ये उसको ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, धकेलेगा। तो इसके कारण उस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा उधर हो जाएगी। तो ए के कारण जो बल लग रहा है उसका नाम दे रहे हैं एफ ये। ऐसे ही स्टूडेंट्स इस सी वाले आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा इसकी दिशा सीधे इधर हो जाएगी, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो ये प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, धकेलेगा। तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा इसकी दिशा इधर हो जाएगी। इसका नाम है एफ सी। अब ये दोनों आवेश हो गया। अब तीसरा आवेश ये बचा, ये भी इस पर बल लगाएगा, ये भी इस पर बल लगाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये भी इस पर इस तरह से इस दिशा में बल लगाएगा। ये भी इस पर सीधे दिशा में अपने बल लगाएगा। इस बल का नाम हम रख दे रहे हैं एफ बी। क्योंकि देखो ये अपने लाइन पर फोर्स लगाएगा, ये अपने लाइन पर फोर्स लगाएगा, ये अपने लाइन पर फोर्स लगाएगा। अब चूंकि सब प्लस प्लस है तो सब प्लस है उसको प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस पर 3 बल लग रहा है। अब इन तीनों बलों का जो परिणामी होगा वही इस पर लगने वाला कुल बल होगा। तो या स्टूडेंट्स यहां से देखेंगे इस आवेश से इस आवेश की दूरी पता है, क्योंकि ये वर्ग है और अगर इसकी भुजा ये है तो ये भी ये होगा। तो इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा, जो दूरी होगा, ये भुजा ये है तो ये भी इस्तेमाल होगा कि इस आवेश से इस आवेश की दूरी ए होगा। इस आवेश से इस आवेश की दूरी भी क्या होगी, ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो ये है और ये है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा √2 ये। अगर ये ए है ये भी ए है तो ये होगा √2 ये। अब ये हमारे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे सर जी कैसे डायरेक्ट इसका आंसर रख दिए हैं। तो देखेंगे इसको कैसे है। ये BCD एक त्रिभुज बना रहा है, ये 90 अंश का कोण है। तो BCD एक त्रिभुज बना रहा है और कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर जाएगा, √ हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये भी a स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा √2 ये स्क्वायर। अब √ में स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा √2 ये बाहर हो जाएगा स्टूडेंट, ये √ के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये दूरी ज्ञात होगा। बहुत ही सिंपल है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस त्रिभुज में, या इस त्रिभुज में कोई एक त्रिभुज ले लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखेंगे यहाँ पर a के कारण
डी पर कितना बल लग रहा है, बी के कारण कितना बल लग रहा है और सी के कारण कितना बल लग रहा है। आइए हम इन पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, हम लिखेंगे ए पर आवेश के कारण डी पर बल, ए पर आवेश के कारण डी पर बल, ये हो जाएगा एफ ए 1/, पल का फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो Q1 के जगह पर Q है, Q2 के जगह पर Q है, तो Q इंटू Q और बटे आर स्क्वायर, आर के जगह पर ये है, दोनों के बीच की दूरी a है तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बटे ये स्क्वायर, Q स्क्वायर बटे ये स्क्वायर, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहां से देखेंगे ए, अब की बार ए पर आवेश के कारण डी पर था, अब सी पर आवेश के कारण डी पर बल लिखेंगे। सी पर आवेश के कारण डी पर बल, सी पर आवेश के कारण डी पर बल एफ सी है, तो एफ सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इतना तो हम लिखेंगे ही। Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो Q1 के जगह पे Q है, Q2 के जगह पे Q है, तो Q इंटू Q ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटे बीच की दूरी a है तो हो जाएगा a स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। रोको, तो C के कारण D पर इतना बल लगेगा। अब B पर आवेश के कारण D पर बल हो जाएगा, लिखेंगे B पर आवेश के कारण, B पर आवेश, देखिए कुछ है नहीं, जो हम पढ़े हैं कूलाम का नियम है, वही कूलाम के नियम का फार्मूला है। और आप जानते हैं दो आवेश हैं, उनके बीच अगर दूरी है तो कुछ नहीं, उनके बीच बल लगेगा। और बल का क्या फार्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप रट लीजिए, ये फार्मूला आप रट लीजिए, यही पूरा फार्मूला लगेगा इन सब पर। तो ये हो जाएगा B पर आवेश के कारण D पर बल, D पर बल, ये FB हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 की जगह पर Q है, Q2 की जगह पे Q है, तो Q इंटू Q बटे आर स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी है √2a, तो हो जाएगा √2 इंटू ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर, देखो Q Q का गुणा Q स्क्वायर, √√ का स्क्वायर करेंगे, √√ हट जाएगा, 2 आएगा प्यारे बच्चों, और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब यहां से A पर आवेश के कारण D पर इतना बल लगेगा, C पर आवेश के कारण D पर इतना बल लगेगा, B पर आवेश के कारण D पर इतना बल लगेगा। अब यहां से देखिए A और FA और FC दोनों बराबर है, क्योंकि इसका भी मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बटे ये स्क्वायर है, और इसका भी मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर बटे ये स्क्वायर है। तो ये दोनों क्या हैं, समान है। FA और FC क्या है, समान है। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से FA और FC क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से FA बराबर हो जाएगा FC के, FA बराबर हो जाएगा FC के। अभी तक तो हम एक्सप्रेशन में गणितीय फॉर्म में डिस्कस कर रहे थे, अब हम चित्र पर डिस्कस करेंगे कि FA कौन है, FC कौन है। ये FA है और ये FC है, और दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 अंश है। देखेंगे स्टूडेंट्स, FA और FC दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 अंश है। तो इसका परिणामी निकालेंगे, इसके सिर से इसके समांतर, इसके सिर से इसके समांतर ऐसे खींचेंगे, इसके सिर से इसके समांतर ऐसे खींचेंगे, और इसके सिर से इसके समांतर ऐसे खींचेंगे, और जहां पर दोनों काटेंगे वही क्या होगा, इन दोनों का परिणामी होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके सिर से ऐसे इसके समांतर खींचेंगे, इसके सिर से ऐसे इसके समांतर खींचेंगे, तो जहां पर दोनों काट रहे हैं यहाँ से इसे सीधे मिला देंगे, तो ये इसी पथ पर जाएगा, इसी पथ पर जाएगा। तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा। ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा। ये FB है और इसको मिला देंगे,
तो यहाँ एफ ए और एफ सी का क्या हो जाएगा परिणामी। ध्यान से समझेंगे, इसके सिर से इसके समांतर ऐसे खींचेंगे, इसके सिर से इसके समांतर ऐसे खींचेंगे, तो जहां पर ये दोनों मिलेंगे तो ये हो जाएगा इन दोनों का परिणामी। इन दोनों के परिणामी को हम मान ले रहे हैं, इन दोनों के परिणामी को हम मान ले रहे हैं कि ये एफ डैश है। एफ ए और एफ सी के परिणामी को मान ले रहे हैं कि क्या है, एफ डैश है। तो यहां से लिखेंगे एफ ए और एफ सी का परिणामी बल, एफ ए और एफ सी का परिणामी बल। तो देखेंगे दो सदिशों का परिणामी होता है अंडर रूट आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। आर बराबर दो सदिश अगर ये भी है तो इनका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। प्यारे बच्चों कास थीटा। तो यहां से हो जाएगा एफ डैश बराबर, इन दोनों का परिणामी एफ डैश है तो एफ डैश बराबर अंडर रूट एफ, ये हो जाएगा एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ सी कास थीटा। कास थीटा और दोनों के बीच कोण कितना है 90 अंश है तो लिखेंगे कास 90। दोनों के बीच कोण 90 है तो लिखेंगे कास 90। और कास 90 का मान होता है 0। ये हो जाएगा एफ डैश बराबर, ये हो जाएगा एफ डैश बराबर, देखेंगे ये हो जाएगा एफ डैश बराबर एफ ए अंडर रूट हो जाएगा एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी। एफ ए के बराबर है तो इसके जगह पर यही रख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये हो जाएगा एफ ए का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ सी कास 90 का मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में एफ ए 2 एफ ए स्क्वायर, एफ ए 2 एफ ए स्क्वायर, और अंडर रूट में जिसका स्क्वायर होता है वो बाहर आ जाता है। तो एफ डैश बराबर हो जाएगा, एफ डैश बराबर हो जाएगा, एफ ए बाहर आ जाएगा तो बचेगा अंडर रूट 2। अब एफ ए का मान देखिए, एफ ए का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो एफ ए का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट, ये एफ ए का मान इतना आ गया और अंडर रूट 2 का गुणा है तो अंडर रूट 2 ऐसे लिख देंगे। अंडर रूट 2 का गुणा है तो अंडर रूट 2 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए ये एफ डैश हो गया। अब चूंकि एफ डैश और एफ बी एक ही दिशा में है, चूंकि एफ डैश और एफ बी एक ही दिशा में है तो इनका परिणामी ये दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। जब एक ही दिशा में होते हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं तो घट जाते हैं। एक ही दिशा में होते हैं समान दिशा में तो जुड़ते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं तो घटते हैं, और किसी कोण पर होते हैं तो ये वाला फार्मूला लगता है थीटा वाला। जैसे यहाँ 90 अंश के कोण पर थे तो थीटा का फार्मूला लगा। लेकिन अब एक ही दिशा एफ बी और एफ डैश एक ही दिशा में है तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो लिखेंगे डी पर कार्यरत परिणामी बल, डी पर कार्यरत परिणामी बल, मान लीजिए एफ है तो एफ बराबर हो जाएगा एफ बी प्लस एफ डैश। डी पर कार्यरत परिणामी बल, अब इन दोनों को ये एफ ए एफ सी खत्म हो गया, किसमें बदल गया एफ डैश में। एफ ए और एफ सी किसमें बदल गया एफ डैश में, तो इनकी कहानी खत्म है और ये दोनों एक ही दिशा में है, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एफ बराबर एफ बी का मान यहाँ पे देख लीजिए, एफ बी का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर, और प्लस एफ डैश का मान यहाँ से देखिए, एफ डैश का मान, ये एफ डैश का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2। अब देखेंगे स्टूडेंट्स एफ बराबर इन सब में कुछ कॉमन है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इन सबको बाहर कर देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटे ये स्क्वायर को बाहर करेंगे तो यहाँ पर ये ऊपर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा और नीचे 2 बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर ले जा रहे हैं तो 2 बचेगा।
और यहाँ से 1/4πε0 चला गया, क्यू स्क्वायर चला गया, ये स्क्वायर चला गया, तो खाली प्लस √2 बचेगा। तो यहाँ पर ये जो आएगा ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटे ये स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 प्लस √2, ये डी पर लगने वाला वैद्युत बल होगा। अब इतना हमारा आंसर सही नहीं है, इसके आगे लिखेंगे न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब हमारा आंसर आ गया। तो डी पर स्टूडेंट्स, डी पर इतना बल लगता है, डी पर इतना बल लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आता है। आप लोग ट्राई करेंगे, बहुत ही आसान प्रोसेस है और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है। न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो यहाँ पर वोल्ट पर मीटर लिखा हुआ है। करेक्ट कितनी दूरी पर होगी। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका 2012 के बोर्ड एग्जाम में और 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया है। ये 2012 के बोर्ड एग्जाम में और 2019, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, पर हाँ ये जरूर है कि जो भी क्वेश्चन आएगा लगभग इसी प्रकार का ही रहेगा। कभी दूरी पूछ लेगा, कभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लेगा, कभी आवेश पूछ लेगा, ऐसे ही थोड़ा सा इधर उधर करके आपसे पूछ सकता है। तो जब आप प्रश्न को हल किए रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर रहेंगे। तो जितने क्वेश्चन लगवाए जाएं आप उनको लगाइए, फिर एक्स्ट्रा अपने बुक से लगाने की कोशिश कीजिए, और जो क्वेश्चन ना आए कमेंट करके बताइए, उन क्वेश्चंस का सलूशन भी आपको भेज दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ पर आवेश दिया है 5.0 × 10⁻⁸, तो Q बराबर है 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम, ये आवेश है। बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितनी दूरी कितना है, दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। तो R बराबर कितना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, E से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए, यानी कि कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बिंदु आवेश है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, E बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, ये फार्मूला आपको बताया गया है। अब यहां से देखेंगे जिसका मान पता है, इसमें उसका मान रखेंगे और हम सॉल्व करेंगे, आसानी से लग जाएगा। E का मान है 450, तो E का मान रखेंगे 450 बराबर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹, ये रट लो, इसका मान आएगा 9 × 10⁹, और गुणे Q का मान है 5 × 5.0 है तो नहीं लिखेंगे, 5 × 10⁻⁻⁻8 और बटे R का स्क्वायर है तो R का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि R ही तो हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखेंगे अंक को हल करेंगे, घात को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, ये R स्क्वायर यहाँ भाग है, बटे में है ना, यानी भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा करेगा। R स्क्वायर यहाँ बटे में यानी भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा करेगा, तो हो जाएगा 450 × R स्क्वायर, ये इधर आएगा गुणा करेगा और बराबर इधर हो जाएगा 9×5=45 और गुणे 10⁻9 में से 10⁻8 घटाएंगे, 10⁻1 आएगा। देखो ये 9 में से 8 घट जाएगा, आधार समान है तो घात घट जाएगा, 9 में से 8 घटाएंगे 1 आएगा, और 1 घात हमेशा छिपा होता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। बटे में R स्क्वायर था, R स्क्वायर इधर चलाया है, लिख मत देना, R स्क्वायर इधर चलाया। अब देखो 450 यहाँ पर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा, 450 यहाँ पर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा। तो जब 450 उधर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा R स्क्वायर बराबर 45 दहाइयम, ये भी 450 हो जाएगा
और ये भी आएगा नीचे 450 हो जाएगा। अब 450 से 450 कट जाएगा तो ये आएगा 1, ये आएगा 1। आर स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो आर बराबर अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, प्लस माइनस 1 होता है। जब भी कोई अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो इसका मान आगे प्लस माइनस हो जाएगा। चूंकि यहाँ दूरी है, दूरी ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए आर का मान आएगा 1। और दूरी का अभी हमारा उत्तर सही नहीं है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर, अर्थात 1 मीटर दूरी पर अगर रख देंगे तो इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो दूरी हमारा यह है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में भाषा बड़ा हो सकता है, हमारे पेपर में आएगा तो आधे आधे पेज में एक क्वेश्चन होगा, पर वो क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, बहुत आसान होता है। आपको क्वेश्चन कितना ज्यादा लिखा है कितना कम लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस चलना है, नियम से चलना है। चाहे कोई पहाड़ हो, हम छोटा छोटा टुकड़ा निकालते जाएंगे तो एक दिन वो भी टूट कर गिर जाएगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स बड़े बड़े प्रश्न हैं उनको भी हम लिखते जाएंगे, बाय प्रोसेस अपना काम करते जाएंगे, वो प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है प्लस 5.0 गुणे 10 के घात -7 कूलाम तथा -5.0 गुणे 10 के घात -7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको भ्रमित कर रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अक्ष पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक माइनस क्यू होता है और एक प्लस क्यू होता है, और इनके बीच की दूरी 2l होती है। और इनके बिंदु से किसी बिंदु केंद्र से, केंद्र का मतलब यहाँ से दूरी नापते हैं, यहाँ से किसी बिंदु P पर, तो ये जो दूरी है ये r है, और r हमेशा l से क्या होती है? बड़ी होती है। तो ये दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये सारे टॉपिक, ये इन सारे चीजों से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किया जा चुका है, और वो पिछले लेक्चर्स के वीडियोस में है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस देखिए, तब आकर के आप न्यूमेरिकल को देखिए, तो सारी चीजें आसानी से आपके समझ में आ जाएंगी। और ये पूरा न्यूमेरिकल आप इस तरह लगा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स ये है। अब यहाँ पर ये प्लस क्यू के जगह पर 5 दिया है और माइनस क्यू के जगह पर -5 दिया है। तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, तो Q बराबर लिखेंगे, Q परिमाण है तो परिमाण ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 5 गुणे 10 के घात -7। तो ये 5 गुणे 10 के घात -7 कूलम, 0.0 हम नहीं लिख रहे हैं स्टूडेंट। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, इसका सीधा मतलब है 2l। तो 2l हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को हमारा पहला काम है कि हम उसे किस में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। तो वो हमारा हो जाएगा 1 गुणे 10 के घात -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घात -2 से गुणा करना पड़ता है। ये हो जाएगा हमारा। और कह रहा है इनके केंद्र जो द्विध्रुव बनता है उसके अक्ष में, अक्ष का मतलब अक्षीय स्थिति, निरक्ष का मतलब निरक्षीय स्थिति। तो अक्ष में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो r बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में। तो हो जाएगा 50 गुणे 10 के घात -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इससे गुणा करते हैं। ये आपको पहले या दूसरे लेक्चर में बताया जा चुका है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर r इतना आ गया। तो हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब स्टूडेंट्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखेंगे
कि कितना बार जाएगा, तो पहला डिजिट देख लीजिए, यह है 12, तो 12 का अप्रोक्सीमेशन में 12 सते 84, दो नंबर इसका दो नंबर इसका देखेंगे, 12 सते 84 लगभग में इसके आसपास है, तो 7 बार ले जाएंगे। 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14 और 3, 7 पचे 35 के 5 हासिल आएगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, उसके बाद में हासिल आएगा 1, 7 एक 7 और 1 8। इस तरह से ये 875 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये पूरा का खत्म। अब ये इससे छोटा है तो दशमलव लगा है, तो 1 0 हम हर बार बढ़ा सकते हैं, 1 0 हर बार बढ़ा सकते हैं। 125 दूना 250, ये पूरा कट गया। तो यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आएगा 0.072 गुणे 10 के घात 0.072 गुणे 10 के घात 6 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा। 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ई बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से दशमलव को उधर ले जाएंगे तो जितना अंक उधर ले जाएंगे उतना क्या होगा, घात घटेगा। तो दशमलव को यहाँ पर ले आएंगे तो 1 2 2 अंक दाईं ओर ले जाते हैं, तो दाईं ओर ले जाते हैं तो घात घटेगा, बाईं ओर लाएंगे घात बढ़ेगा। तो इसको यहाँ लाएंगे, हो जाएगा 7.2 गुणे 10 के घात 4 है, 2 अंक उधर ले गए हैं तो 2 बचेगा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मान आ गया। अभी हमारा उत्तर सही नहीं है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अब ये हमारा आंसर है, अब ये हमारा सही आंसर है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर 7.2 गुणे 10 के घात 2 को लिख सकते हैं 100 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 720 न्यूटन प्रति कूलम। तो आपका ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, वैसे आपका यही आंसर है। तो इस तरह से हम वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रश्न को हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और सारे न्यूमेरिकल आपके समझ में आए हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, कौन सा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आया है वो भी कमेंट करके बताएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, और सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने बुक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ आपको तरीका बता सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आप खुद ही ट्राई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो सॉल्व होंगे तो ठीक है, यदि नहीं सॉल्व होंगे तो आप कमेंट करके बताएंगे तो उन पर भी एक सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। तो धन्यवाद।